रहता है आगे, और वो डिफीट होती रहती है। और जो यहाँ पे जो फूड ग्रेन की शॉर्टेज होती है रसिया में, वो इस कारण भी होती है कि रशियन आर्मी हारती जाती है, और हारती जाती जो पीछे 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 जाती रहती है, तो पीछे जाते जाते वो खेतों को जलाती रहती है। तो और वहाँ से जो लोग आते हैं वो पीछे हटते हटते अपने देश में पीछे पीछे जाते रहते हैं। वो मतलब बैकफॉल करते रहते हैं वो मॉस्को की तरफ, मतलब जर्मनी आगे बढ़ता जाता है और वो लोग बैकफॉल करते जाते हैं, और वो पेट्रोगार्ड और मॉस्को में बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं, जहाँ पे फूड ग्रेन या जो ब्रेड की सप्लाई बहुत कम है, और यही इसी कारण मूवमेंट और ज़्यादा जोर पकड़ जाता है। तो लोग स्लोगन देते हैं ब्रेड और वेजेस और बेटर वर्किंग आवर्स डेमोक्रेसी के, और जो उसका जो पैलेस होता है उसके सामने जाके। तो ये किंग है जो एनरी निकोलस है, ये अपनी आर्मी भेज देगा, और आर्मी पहले भी भेजी थी, लेकिन इस टाइम पे पहले तो उसने अटैक किया था जब इससे पहले आर्मी गई थी प्रोटेस्ट को रोक सही करने के लिए, तो उस टाइम पे कुछ लोग मारे जाते हैं, लेकिन इस टाइम पे आर्मी उन पे अटैक करने से मना कर देगी। इस टाइम पे जो एक लीडर होगा आर्मी का, वो कहेगा कि मैं जो ये लोग अपनी बेसिक नीड्स मांग रहे हैं, मैं मतलब उन्हीं को ज्वाइन कर लेगा, तो उसकी हत्या कर देंगे। तो इससे आर्मी भी आर्मी की सपोर्ट भी जार खो देता है। तो अब यही होती है, मतलब एक जो मेन चेंजिंग पॉइंट होगा। इसके बाद क्या होगा कि जो बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसके बाद क्या होगा कि दोनों जो ड्यूमा और जो आर्मी होगी, वो मिलके वो कहेगी कि देखो, हम अपना पूरे कंट्री को डेमोक्रेसी बनाना चाहते हैं। आर्मी की सपोर्ट उनको मिल जाती है, वो जाके कहते हैं, आर्मी को ऑर्डर देती है ड्यूमा कि वही पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है पूरे देश के लिए इस टाइम पे, और आप आर्मी के जो लीडर कहती है जार को जाके मतलब गिरफ्तार कर लो, तो वो उसको अबडक्ट कर लेती है। और ये होता है फरवरी 1917 में, जहाँ पे इस वक्त वहाँ पे डेमोक्रेसी आ जाती है। यही फ्रेंच रेवोल्यूशन है। और इसके बाद हम देखते हैं कि अब वहाँ पे भी सिविल वार होगा, ठीक है। तो डेमोक्रेसी, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग हैं जो रिच पेजेंट हैं, नोबल्स हैं, वो नहीं चाहेंगे कि जो ये मतलब जो ये पीजेंट हैं इनके बीच में हमारी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। क्यों, देखो, जब ये ड्यूमा 1917 में लेनिन भी आ जाता है, वो बोल्शेविक पार्टी का लीडर होता है, और वो लीडर होते ही वो जो डेमोक्रेसी वहाँ पे जार को अपडेट कर लेता है। उसके बाद वो सिंपली ऑर्डर देता है कि पीजेंट्स को कि आप अपने हिस्से की चीज़ें ले लीजिए, जो जो बहुत ज़्यादा पुअर है रिच लोगों से। वो सिंपली जो महलों में जाते हैं, उनके जो सितार वगैरह होते हैं, मतलब वो जो सितार, जो म्यूजिक इक्विपमेंट होते हैं, उनकी आग बाल के अपने हाथ सेकते हैं, कपड़े उतार लेते हैं उनके घर में से जाके, सिंपली वो जो ज़रूरत की चीज़ें थी जो बड़े लोगों के घर थे उनसे लेके अपने घर चले जाते हैं। ये बहुत पीसफुल प्रोसेस रहा है। जो बड़े लोग थे वो अपने घरों में सेठ बैठ के देखते रहते थे कि ये लोग क्या क्या ले जा रहे हैं। ये और जो उसके बाद क्या होगा रसिया में, इसके बाद रसिया में जो अभी यहाँ पे सिविल वार होता है, वो इसलिए भी होता है कि देखो, एक तरफ तो जो रिच लोग हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर में है रसिया में, और जो डेमोक्रेसी वाले हैं ये भी हैं बराबर। तो और जो ये रिच लोग हैं, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग हैं, इनको सपोर्ट मिलती है जहाँ पे कैपिटलिस्ट सिस्टम है, मतलब रेस्ट ऑफ द पूरे यूरोप से और जापान से, क्योंकि ये यहाँ पे रसिया एक ही सोशलिस्ट कंट्री हो जाता है पूरे वर्ल्ड में, और पूरे बाकी जो यूरोप है वो पूरा कैपिटलिस्ट सिस्टम है। तो ये अपनी आर्मी भेजते हैं रसिया में, वो नहीं चाहते और यूरोप के लोग हैं कि ऐसा सिस्टम उनके यहाँ भी आ जाए, क्योंकि विचारधारा ये फैलती रहती है। कैपिटलिस्ट सिस्टम में जैसे कि बिजनेसमैन होता है, उसके अंडर जो एम्प्लॉय काम करते हैं, सबके सब उनका प्रॉफिट
बिजनेसमैन को जाता है। और जो सोशलिस्ट सिस्टम होता है उसमें जितना खेत में काम करता है एक पर्सन, उसका प्रॉफिट उसके पास आता है, और सारा जो भी उनका प्राइस, सेल प्राइस जिसको गवर्नमेंट को बेचते हैं, गवर्नमेंट उनको उनका प्रोडक्ट का प्राइस देता है। इस तरह से ये सिस्टम वर्क करता है। तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज थे, कैपिटलिस्ट कंट्री, ये नहीं चाहेंगे रशिया में सोशलिज्म आए, ना ही जापान चाहेगा। तो ये जो रशिया के नोबल्स लोग थे, रिच लोग थे, इनको आर्मी की सपोर्ट देते हैं। ये ऑलरेडी भी अपनी कुछ आर्मी रखते हैं। तो इनकी इस आर्मी की और जो रशियन आर्मी है, रशियन आर्मी को रेड आर्मी कहा गया है और इनको व्हाइट आर्मी कहा है। इनके बीच में लड़ाई होती है, काफ़ी टाइम तक चलती है। लास्ट में जो व्हाइट लोग होते हैं, ये मतलब इसका कोई रिजल्ट नहीं आता, तो ये सिंपली कुछ लंबे टाइम के बाद लड़ाई चलती है तो वो एक दूसरे के साथ बैठने लग जाते हैं। तो ये चीज़ उनके साथ भी होती है। तो रेड आर्मी विनर रहती है। और लेकिन ये इसमें एक ड्रॉबैक होता है, जो दोनों आर्मी लड़ती है तो ये लूटपाट करते हैं। तो जब ये कहीं भी जाते थे लड़ाई करने के लिए, तो आसपास के जो बस्तियां होती थी वहाँ पे खूब लूटते थे, चाहे वुमेन्स हो या फिर कुछ भी हो, मतलब खाने पीने की या कुछ गोल्ड वगैरह हो, वहाँ से आर्मी उठा लेती थी। तो ये इसका सिविल वॉर का एंड होता है जब रेड आर्मी फाइनली जीत जाती है। इसके बाद लेनिन के बाद आते हैं स्टॉलिन, वहाँ के जो पार्टी के लीडर बनते हैं। स्टॉलिन ने जब देखो, एक तो वर्ल्ड वार हुआ फर्स्ट, उसके बाद जो सिविल वॉर होने के बाद रशिया में ग्रेन्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है। और जो जो लेनिन ने एक ऑर्डर और दिया था कि पूरा का पूरा प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो इससे भी जो जो पहले सिस्टम वर्क कर रहा था, इस फर्दर इसके ऊपर इम्पैक्ट करता है कि देखो पूरा सिस्टम तो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था। तो इसलिए अब लेनिन यहाँ पे चले जाते हैं, स्टॉलिन इसके बाद आते हैं। स्टॉलिन क्या ऑर्डर करते हैं कि वो भी पूरा कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम शुरू करते हैं, जिसमें जो छोटे छोटे पीजेंट्स की लैंड थी वो सबसे ले लेते हैं, छोटे और बड़े से। और इसमें अब क्या करेगा कि गवर्नमेंट ही एक जो छोटे छोटे खेतों जो भी है, एक बना के एक बड़ा खेत बन गया, उसमें एक पर्टिकुलर फसल लगाएगी, मतलब एक क्रॉप लगाएगी। दूसरे ऐसे ही बड़े सारे जमीन में, मतलब लैंड में दूसरी क्रॉप लगाएगी। तो इस तरह से गवर्नमेंट ही उनको मतलब वहाँ पे अपनी क्रॉप लगा रही है। और हार्वेस्ट के टाइम पे मतलब काम वहाँ पे वो लोग ही करेंगे, मतलब पीजेंट ही करेंगे, और उनको वेजेस देगी गवर्नमेंट। तो ऐसा सिस्टम रशिया में इम्प्लीमेंट होता है। ये कुछ टाइम के लिए तो कुछ इसमें मतलब ज़्यादा एडवांटेज, कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं, प्रॉफिट नहीं निकलता। लेकिन लंबे टाइम के बाद लगता है स्टॉलिन कंटिन्यूसली वहाँ के लीडर बने रहते हैं पार्लियामेंट के। तो लंबे टाइम के बाद ये प्रोडक्टिव निकल के आता है, और वहाँ पे पॉवर्टी डिक्रीज होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ये है स्टॉलिन। और वहाँ पे एक टर्म यूज होती है कुलक्स। कुलक्स वो थे जो रिच फार्मर्स थे, उनकी लैंड भी ले ली गई थी। जिन्होंने लैंड देने से इनकार किया था उनको कंट्री से बाहर निकाल दिया गया था या वो मार दिए गए थे। और ये जो सोशलिज्म का प्रचार था वो बहुत बड़े लेवल पे किया था रशिया ने, कि जो देखो कि सोशलिस्ट कंट्री है, ये हमने यहाँ पे इतना कुछ अचीव कर लिया है, हमने पॉवर्टी खत्म कर दी है। लेकिन जब 1990 के बाद रशिया का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। और इसमें एक चीज़ मैंने बताने से भूल गया था कि 19 वर्ल्ड वार से पहले रशिया के अंदर बहुत सारी कॉलोनीज, बहुत सारे वो स्टेट्स आते थे। आपने बुक में डायग्राम देखा होगा, इसमें यूक्रेन, बेलारूस, फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, ये सारे के सारे एक बहुत बड़ा टेरिटरी था रशिया। ये था पूरे चैप्टर। आप प्रॉब्लम इसमें ज़्यादा टेंशन ना लें, आप सिंपली इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर नोटबुक में लिखिए, और ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हमारे कंट्री का चैप्टर नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी दूसरे कंट्री के जो वहाँ का सोसाइटी का स्ट्रक्चर है समझने में। सिंपली अपने जो आंसर्स हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, उनको नोटबुक में लिखिए और वो उन्हीं को याद कर लीजिए। क्लास होंगी तो उसको फिर से एक बार बात करेंगे।